जय हिंद दोस्तों, अनन्या परिवार में आप लोगों का स्वागत व अभिनंदन है। लास्ट वाली क्लास में हम लोग मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियों से संबंधित बातों पर चर्चा किए थे और उसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और दूसरा है जब पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती है। तो इस तरह से मोशन ऑफ द अर्थ को हम लोग 2 पार्ट में सेपरेट करते हैं। नंबर 1 है जो कि अक्षीय गति कहलाती है और नंबर 2 है जो कि कक्षीय गति कहलाती है। अक्षीय गति को इंग्लिश में एक्सियल मोशन भी कहा जाता है और इस गति का जो परिणाम था दिन और रात होते थे, इसलिए इसको डेली मोशन भी कहा जाता है। इसी को घूर्णन गति भी कहते हैं। और दूसरा जो प्रकार था उसमें जहां पे पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे घुमा करती है और उसी को ऑर्बिटल मोशन या कक्षीय गति कहते हैं। और इस गति का जो परिणाम होता है वर्ष में परिवर्तन होता है, इसीलिए इसको एनुअल मोशन या वार्षिक गति भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने किया था कि मोशन ऑफ द अर्थ को 2 पार्ट में हम लोग सेपरेट किए थे। मोशन ऑफ द अर्थ एक था रोटेशन, घूर्णन गति, और दूसरा है रिवोल्यूशन या परिक्रमण गति। तो हम लोग घूर्णन गति का पूरा डिटेल अध्ययन कर लिए थे। दूसरा जो पार्ट इसका बचा हुआ है रिवोल्यूशन, इसी को आज हम लोग चर्चा में देखते हैं। परिक्रमण गति के अगर विकास की बात करें हम लोग, इसका डेवलप कैसे हुआ है, विकास से संबंधित अगर हम लोग देखते हैं तो ग्रीक काल में एक भूगोलवेता थे जिनका नाम था प्लेटो, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जियोसेंट्रिक थ्योरी, या हिंदी में कहते हैं इसी को हम लोग भूकेंद्रण का सिद्धांत। भूकेंद्रण का सिद्धांत, एक सिद्धांत के आधार पर इन्होंने बताया कि पृथ्वी बीच में है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। इसके बाद इन्हीं के शिष्य आते हैं अरस्तु, और इन्होंने भी क्या किया, इसी तथ्य को सही माना। और इसके बाद जो आने वाले भूगोलवेता थे स्ट्रैबो, टालमी, प्लिनी, जो कि रोमन भूगोलवेता थे, उन्होंने भी क्या है इन्हीं तथ्यों का ही यानी समर्थन किया। और एक नई क्रांति तब आती है जब 1492 में ईस्वी में गोहम नाम के विद्वान ने सर्वप्रथम ग्लोब का निर्माण किया। तो गोहम ने जब इसे ग्लोब के बारे में बताया, है ना, कि जिसमें इन्होंने पृथ्वी से रिलेटेड अवधारणाओं को सही साबित करने का प्रयास किया। और अब चूंकि अब इसी समय में देखा जाए कि प्रिंटिंग प्रेस भी आ जाती है। 1470 की बात करें हम लोग, प्रिंटिंग प्रेस आ गया। अब प्रिंटिंग प्रेस में क्या हुआ कि साहित्य का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ और जहाँ पे
लोगों की जो अवधारणाएं थी एक पुस्तक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी जाना शुरू हुआ। और 16वीं शताब्दी की बात करें हम लोग, 16वीं शताब्दी में वैज्ञानिक युग का प्रारंभ हुआ। और इसी वैज्ञानिक युग के दौरान क्या हुआ कि 1543 ईस्वी में, जो आज से 2000 वर्ष पूर्व आगे रही जियोसेंट्रिक संकल्पना थी, उसी का खंडन करके यहाँ पे होलियोसेंट्रिक थ्योरी आई। और इस संकल्पना के जो प्रतिपादक थे कॉपरनिकस। और इस थ्योरी के आधार पर इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है वो बीच में नहीं है बल्कि सूर्य बीच में है। होलियो मतलब हीलियम से लिया गया है, और हीलियम अर्थात सूर्य, तो और सेंट्रिक मतलब है सेंटर, यानी सूर्य बीच में है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस तरह से एक नई संकल्पना आई जो कि जियोसेंट्रिक की जस्ट अपोजिट थी, होलियोसेंट्रिक। और इस प्रकार भूगोल में क्या हुआ कि इसी के बीच पे एक नई क्रांति आई। इसके बाद 1590 के आसपास भूगोल में प्लेन टेबल सर्वे आया। और प्लेन टेबल सर्वे के माध्यम से क्या हुआ कि एक मानचित्रण का वहां पे विकास होना शुरुआत हुआ कि यहाँ पे हम लोगों ने अब तक जो पैमाना से रिलेटेड था, पैमाना को यानी नज़रअंदाज करते थे, और वहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, स्केल से लेकर के उस मानचित्र को यानी बनाने का प्रयास किए। और इस प्रकार जो एक मनगढ़ंत यानी एक स्वरूप दे दिया जाता था किसी भी यानी मैप का या किसी भी ग्लोब का, तो वहाँ से हम लोगों ने क्या किया है कि स्केल पद्धति के आधार पर उसका यानी हम लोग विकास करने का प्रयास किए हैं। और इसके बाद 1609 ईस्वी में गैलीलियो नामक विद्वान आते हैं, और इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ है कि दूरबीन का विकास किया गया है। और जब दूरबीन का विकास किया गया तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, खगोल शास्त्र में एक नई क्रांति आई है। और ग्रह तथा अंतरिक्ष चीज़ों के बारे में वहाँ पे एक नई नई अवधारणाओं का यानी यहाँ पे तथ्यों के बारे में लोगों को जानकारी मिली। और इस प्रकार जो गैलीलियो थे, इन्होंने क्या किया है कि कॉपरनिकस की जो होलियोसेंट्रिक थ्योरी थी उसी होलियोसेंट्रिक का वहाँ पे समर्थन किया। और इसके लिए इनको कई यातनाएं भी झेलनी पड़ी, इन्हें अपने ही घर में नज़रबंद रखना पड़ा। और अंततः क्या हुआ कि उसी घर में जहाँ पे इनको नज़रबंद रखा गया था जेल के रूप में, वहीं पर एट लास्ट इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। इनसे है माफ़ी मांगने के लिए भी कहा गया है कि आप अपनी बात को वापस से ले लीजिए। और इन्होंने क्या है कि माफ़ी भी मांगी, और लेकिन एट लास्ट क्या हुआ है कि इनको जेल से रिहा करके उन्हें अपने घर में ही नज़रबंद रखना पड़ा। फिर इसके बाद 1614 ईस्वी में केपलर महोदय आते हैं। और केपलर ने भी क्या किया है कि कॉपरनिकस गैलीलियो के ही पक्ष के रूप में यानी समर्थन करके, और ये बताया कि जो सूर्य है वो बीच में है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर चक्रण करते हैं। और इसी के आधार पे इन्होंने एक नियम दिया जिसे केपलर्स लॉ या केपलर का नियम कहा जाता है। केपलर का नियम। तो इस प्रकार जो आज हम लोग रिवोल्यूशन परिक्रमण गति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये परिक्रमण गति यानी कैसे हुआ है, इसके एक विकास की यानी एक रूपरेखा देखने को यहाँ पे मिलती है। कि सबसे पहले
ग्रीक दार्शनिक प्लेटो तथा अरस्तु आते हैं, जिन्होंने जियोसेंट्रिक भूकेंद्रण की संकल्पना का समर्थन किया है। फिर 1492 में ग्लोब, विश्व का प्रथम ग्लोब का निर्माण किया गया है। 1470 में प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया गया। 1543 में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो कि कोपरनिकस के द्वारा विकास की गई है। 1590 में प्लेन टेबल सर्वे यानी डेवलप हो जाता है। 1609 ईस्वी में गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का निर्माण हुआ और 1614 ईस्वी में केपलर के द्वारा केपलर का नियम दिया गया। और आगे चल करके 1687 में न्यूटन का भूकेंद्रण का सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण का नियम आया। तो इस प्रकार की भूगोल में एक तार्किक रेशनलाइज यानी चीजों का वहां पे तथ्यों का यानी विकास हुआ, यानी किसी भी चीज के पीछे क्या बताएगा, वहां पे कोई ना कोई कारण होता है और इन्हीं कारणों को यानी देखा जाए तो इन सब के माध्यम से यानी समझने का यानी एक अवसर मिलता है। अब जो केपलर यहां पे बताते हैं कि इन्होंने जो नियम दिया है, केपलर ने वो 3 नियम दिए थे। केपलर का जो नियम है वो 3 भागों में डिवाइड है। जो पहला नियम है कि जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर जो चक्रण करते हैं इक्लिप्टिकल टाइप में यानी इस तरह से करते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, वलयाकार के रूप में, वलयाकार के रूप में चक्रण करते हैं कि अर्थात वो बिल्कुल राउंड शेप में ना होकर के बल्कि क्या है ये वलयाकार में यानी चक्रण करते हैं। दूसरा जो नियम दिया है इन्होंने कि एक इक्वल टाइम में इक्वल एरिया, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं। और तीसरा जो नियम जो बताया है T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल AQ, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल AQ, अर्थात इस आधार पे बताया कि जो ग्रह सूर्य के सबसे निकट है उसका जो परिक्रमण काल होगा बहुत ही कम होगा और जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे क्या होगा, परिक्रमण काल भी यानी वहां पे बढ़ता चला जाएगा। उदाहरण स्वरूप देखें हम लोग, बुध ग्रह है जो कि सबसे निकट है और इस कारण क्या है, उसका जो परिक्रमण काल होगा बहुत ही कम है, 88 दिन है। और उसके बाद अरुण और वरुण है, इन सब का जो परिक्रमण काल है वहां पे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब इसी को एक हम लोग चित्रण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां तक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसको। तो केपलर ने जो पहला नियम बताया है कि जो सूर्य है वो बीच में है और पृथ्वी उसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चक्रण करती है, दीर्घवृत्ताकार में चक्रण करती है। और न्यूटन ने जो है 1687 में
भूकेंद्रण का सिद्धांत दिया और वहां पे इन्होंने क्या बताया कि भूकेंद्रण के सिद्धांत के आधार पे कि सूर्य है वहां पर बीच में ना होकर के बल्कि क्या है, थोड़ा सा वो हट करके है, यहां से है कि हर चीज का क्या हो जाता है, एक गुरुत्व केंद्र होता है और उसी गुरुत्व केंद्र पर क्या हो जाता है कि कोई चीजें हैं वहां पे क्या है कि अपने बैलेंस अवस्था में रहती हैं। जैसे मान लीजिए कि व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड का अगर गुरुत्व बिंदु अगर हम निकालना चाहें तो जहां पे इसके दोनों विकर्ण हैं एक दूसरे को यानी प्रतिच्छेद करेंगे, वही क्या हो जाएगा, इसका गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। और इसी बिंदु पर यदि हम लोग कोई भी एक कील रखें और कील रख के इसको नचाना चाहें तो बिल्कुल ये राउंड शेप में क्या हो जाएगा, घूमना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से यानी ये गुरुत्व केंद्र की संकल्पना आई। और व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो गुरुत्व केंद्र के हम लोग काफी ज्यादा एग्जाम्पल यानी हम लोग देखते हैं, जैसे कि मोड़दार जो सड़कें होती हैं, कहीं पर देखिए जाए जहां पे मोड़दार सड़कें होती हैं वहां पे क्या उसको ऐसे झुका दिया जाता है। फिर इसी प्रकार है मौत का कुआं वाला जो खेल है वहां पे गुरुत्व केंद्र के आधार पे क्या जाता है उसको यानी उसमें नाचना शुरू हो जाता है। बाइक है, जब भी हम लोग मोड़ पर ले जाते हैं तो मोड़ पे ले जाते समय वहां पर क्या है कि गुरुत्व केंद्र के बैलेंस करने के लिए एक तरफ जहां पे मोड़ते हैं वहीं पर दूसरी तरफ क्या करते हैं हम लोग पैरों को फैला देते हैं। जब फिसलने वाली जगह होती है तो वहां पे जब गिरने की चांस आती है तो वहां पे दोनों हाथों को हम लोग फैला करके अपने आप को क्या है बैलेंस की स्थिति में रखते हैं। तो इस प्रकार जो है पृथ्वी है वो बीच में ना होकर के थोड़ा सा यहाँ पे हट करके ये होती है। और मान लिया जाए कि सूर्य की सिचुएशन है वो ये है। अब देखिए जब इस आधार पे होगा, सूर्य जब यहां पर होगा तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या हो जाएगी, दूरी सबसे कम हो जाएगी। और दूरी जब देखिए सबसे कम हो जाएगी तो उसी को हम लोग कहते हैं उपसौर। उसी को क्या नाम दिया गया है, उपसौर। और उपसौर में क्या होगा कि जो दोनों के बीच में दूरी होगी वो सबसे न्यूनतम होती है 147 मिलियन किलोमीटर। दोनों के बीच में दूरी कितनी बताएगी वहां पे, 147 मिलियन किलोमीटर। और ये स्थिति जो है प्रत्येक वर्ष साल में एक बार आती है जो कि है 3 जनवरी। तो इस प्रकार देखिए यहां पर क्या है कि एक कंडीशन है जो कि दोनों के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी होती है वो क्या कहलाती है, आपका उपसौर। और ये साल में कब होता है, 3 जनवरी को होता है। और दोनों के बीच में दूरी कितनी होती है, 147 मिलियन किलोमीटर होती है। और इस प्रकार जो पृथ्वी है ये एंटी क्लॉकवाइज जो घूमते हुए इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ये मूवमेंट करते हुए ऐसे सिक्स मंथ के बाद ये इसी के ठीक अपोजिट आ जाती है। और जब इसके अपोजिट आ जाती है तो यहां पे देखिए क्या है कि दोनों के बीच में जो दूरी है वो सबसे अधिकतम हो जाती है। और जो दूरी है ये आपकी 152 मिलियन किलोमीटर है। दोनों के बीच में जो अधिकतम दूरी 152 मिलियन किलोमीटर। और इस प्रकार ये जो सिचुएशन होती है वो 4 जुलाई को होती है। और इस प्रक्रिया को उपसौर कहा जाता है, उपसौर। या इंग्लिश में कभी कभी इसी को पूछ लिया जाता है कि उपसौर अर्थात अफेलियन।
अफेलियन। और यहां पे जो अपसौर अफेलियन और उपसौर है, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है पेरिहेलियन। और इस प्रकार है जो सूर्य है, फिर ये चक्रण करता हुआ ये आगे यानी ऐसे बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार देखिए क्या है कि जो पहला नियम इन्होंने दिया कि जितने भी ग्रह होते हैं सूर्य के चारों ओर कैसा इलिप्टिकल वलयाकार में क्या होता है वहां पे चक्रण करते हैं, अर्थात सूर्य है वो बीच में ना होकर के बल्कि वो सेंटरली अलग से हटके हैं। और इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या होते हैं उपसौर और अपसौर की यानी घटनाएं घटती हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक समय ऐसा आता है जब दोनों के बीच की दूरी सबसे न्यूनतम होती है और एक समय ऐसा आता है जब दोनों के बीच में दूरी क्या होती है सबसे अधिकतम होती है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि एक मन में क्वेश्चंस आ जाता है ऐसा कि जब दोनों के बीच में दूरी सबसे न्यूनतम होगी तो परिणाम क्या होगा वहां पे। जब दोनों के बीच में दूरी सबसे न्यूनतम होगी तो परिणाम क्या होगा कि उस समय क्या होगा, हमको ज्यादा यानी टेम्परेचर, सौर जो विकिरण है ऊर्जा है वो क्या हमको सबसे अधिक से अधिक यानी वहां पे प्राप्त होगी। लेकिन होता क्या है, इसी का जस्ट अपोजिट हो रहा है कि 3 जुलाई को हमको सूर्य विकिरण है अधिक से अधिक प्राप्त होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है वहां पे हमको ठंडी पड़ती है। और 4 जुलाई है जब यानी अधिक दूरी पर है तो वहां पे क्या होगा, सौर विकिरण कम से कम प्राप्त होना चाहिए, अर्थात हमको यानी सूर्य के जो ऊर्जा में एनर्जी मिल रही है वो में कम प्रोवाइड होना चाहिए, लेकिन हो रहा है इसका अपोजिट। तो यहाँ पे देखिए उत्तर क्या है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, है ना, अर्थात जो हम लोग इससे पहले की क्लास में जो समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक की बात किए थे कि यहाँ पर 3 जनवरी की बात करें हम लोग तो इसी समय देखिए क्या होगा 22 दिसंबर की बात आ रही है। और 22 दिसंबर को देखिए क्या हो रहा है कि विंटर सोलिस्टिक हो रही है। और विंटर सोलिस्टिक में क्या होता है कि सूर्य का जो तिरछापन है वो क्या हो रहा है कि सबसे लंबवत आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पर चमकता है, अर्थात सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, मकर रेखा पर क्या हो रहा है लंबवत चमक रहा है। अर्थात क्या होगा, परिणाम क्या होगा कि सौर विकिरण हमको अधिक प्राप्त होगी, लेकिन वो कहां पर होगी, कर्क रेखा पर ना होकर के कहां पर होगा, मकर रेखा पर होगा। जबकि देखा जाए हम लोगों की सिचुएशन है देखा जाए तो क्या है कि कर्क रेखा पर है ना कि मकर रेखा पर है। अर्थात यहाँ पे जो हमें सौर विकिरण प्राप्त होगा वो 7% अधिक प्राप्त होती है, लेकिन कहां पर होगी, ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त होगा। और ऑस्ट्रेलिया में जो विक्टोरिया डेजर्ट है उन सब डेजर्ट में यानी सैंडी डेजर्ट है वहां पे यानी प्राप्त होगा ना। तो यहाँ पे होगा 7% क्या होगा सबसे अधिक यानी सौर विकिरण यानी प्राप्त होगा। और फिर इसके बाद इस वाली कंडीशन में देखा जाए जब दूरस्थ है तो इस समय देखिए क्या होता है कि सूर्य का जो तिरछापन है वो क्या होगा कि कर्क रेखा पर लंबवत होता है, अर्थात जो दूरी होती है वो कर्क रेखा पर यानी 90 डिग्री पर आ रही है। और जिस कारण क्या हो रहा है यहाँ पे अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी होने की वजह से जितना हमको सौर विकिरण प्राप्त होता है वो क्या होगा 7% जो होगा सौर विकिरण क्या होगा हमें कम प्राप्त होता है। और इसी से रिलेटेड है जो तापमान में यानी परिवर्तन अंतर नजर आता है, और जिसको हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में जलवायु विज्ञान में क्या होगा इसी को पूरा डिटेल यानी कॉन्सेप्ट के रूप में वहां पे एक रीजन एक कारण के रूप में हम लोग देखते हैं। और हाइड्रोस्फीयर, जब हम लोग हाइड्रोस्फीयर ज्योग्राफी देखते हैं तो वहाँ पे महासागरीय तापमान वहाँ पर भी देखिए जो चेंजेस होती है वहाँ पर इस परिवर्तन के कारण को हम लोग वहाँ पे यानी वहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज ये हो गया कि उपसौर और अपसौर का यानी परिणाम क्या होता है। फिर इसके बाद दूसरा जो केपलर ने अपने नियम में बताया कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया, यानी एक निश्चित समय में क्या होता है निश्चित एरिया यानी कवर करती है जब पृथ्वी अपने परिपथ पर यानी परिक्रमण करती है। और मान लीजिए कोई एरिया अगर इसको
प्राप्त करने के लिए क्या होगा, कोई एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट मान लीजिए क्या है, ए पॉइंट है। अब इस ए पॉइंट से ये मूवमेंट होकर के आगे गया यहाँ पे बी पॉइंट पर, तो एक निश्चित क्या होगा यहाँ पे एरिया ये कवर किया। तो केपलर इसी बात को प्रूफ करते हैं कि मान लीजिए कि इतना एरिया पृथ्वी को कवर करने के लिए पृथ्वी को अपने ऑर्बिट पे यानी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा घूमने में, और वो टाइम मान लीजिए कि 40 डेज का यानी टाइम लगा। तो ये बताते हैं कि 40 दिन में ही पृथ्वी क्या होगा, अपने ऑर्बिट पे इतना ही एरिया हमेशा कवर करने का प्रयास करेगा, चाहे वो यानी कहीं पर भी सिचुएशन है वो देख लिया है। चाहे वो हम लोग इस बिंदु की बात करें, हम लोग बिंदु P से Q, ये भी क्या होगा आपका 40 डेज में होगा। या इस वाली कंडीशन की बात करें हम लोग, यहां पर भी क्या होगा, उतना ही एरिया कवर करने में इसको सेम टू सेम x से y यानी यहां पर भी क्या होगा 40 डेज का टाइम लगेगा। मतलब यानी इक्वल एरिया कंप्लीटेड इन ए इक्वल टाइम। अब यहां से देखिए एक निष्कर्ष क्या निकल में आया कि जो एरिया है तीनों का बराबर है, सेम है, और टाइम भी बिल्कुल सेम है, लेकिन जो ऑर्बिट की जो यहां पे लंबाई है वो ए बिंदु से कितना है, बी बिंदु, और इसी तरह से जो पी बिंदु से क्यू बिंदु, और यहां पे क्या होगा, एक्स बिंदु से वाई बिंदु। अब दोनों यहां पर देखिए तीनों पार्ट में देखिए क्या है, एक डिफरेंस क्या नजर आ रहा है कि यहां पे जो ऑर्बिट लेंथ है वो अधिक है, यहां पर है मीडियम है, और यहां पर सबसे न्यूनतम है, लेकिन जो टाइम पीरियड है तीनों में क्या है, इक्वल है। तो इससे देखिए क्या होगा कि यहां पे जो हम लोग इसका अगर चाल निकालना चाहें तो दूरी अपॉन क्या हो जाएगा, समय, जो कि चाल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पृथ्वी की चाल सबसे अधिक होगी, यहाँ पे मध्यम होगी, और यहाँ पर सबसे क्या होगी, न्यूनतम होगी, है। तो यहाँ से देखिए एक निष्कर्ष में क्या आता है कि 3 जनवरी को जब दोनों के बीच में दूरी सबसे न्यूनतम होती है, उस समय क्या होगा, पृथ्वी की चाल सबसे तेज होती है। यानी इस समय क्या होगा कि पृथ्वी की जो परिक्रमण चाल है वो काफी तेज गति में होता है। इसी प्रकार जब यहाँ पे देखिए दूरी क्या हो जा रही है, सबसे कम हो जा रही है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि इसकी जो चाल है वो सबसे न्यूनतम हो जाती है। पृथ्वी की चाल सबसे न्यूनतम हो जाती है। तो ये सब यानी कौन बता रहे हैं, केपलर महोदय बता रहे हैं। और कब बता रहे हैं, ये 1509 ईस्वी में के बाद जब गैलीलियो आते हैं, गैलीलियो के बाद यानी जब दूरबीन का विकास हुआ उसी के बाद 1514 ईस्वी में क्या हो रहा है, ये 1614 ईस्वी में ये केपलर ये अपना दूसरे नियम में बताते हैं। और तीसरे नियम की जब बात करते हैं हम लोग, तो तीसरा नियम जो इन्होंने बताया है कि T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल AQ। और जब हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांतों की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि सभी ग्रहों का आपस में एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि किस ग्रह का परिक्रमण काल कितना है एक दूसरे से, यानी वहां पे तुलनात्मक, चाहे घूर्णन हो चाहे परिक्रमण हो, वहां पे पूरा इसका डिटेल हम देखते हैं। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अनुज कंटिन्यू करनी है? आएंगे सर, आएंगे सर। हाँ सर, तो 2 मिनट और बताता है, बैठिए। चलिए, तो मित्रों इस प्रकार देखिए क्या है कि ये पृथ्वी का जो परिक्रमण गति से रिलेटेड हुआ, और जिसमें हम लोग इसमें क्या है केपलर के नियम को यानी पूरा ये व्याख्या देखे हैं। और पृथ्वी है जो अपने ऑर्बिट पर एक चक्र पूरा करने में पूछा जाता है कितना समय यानी लेती है, तो इसी को कहा जाता है 365 से ही 1/4 दिन का समय लेते हैं। और जब देखिए क्या होगा 365 होगा तो 365 पे क्या होगा, इसी को हम लोग एक है साधारण वर्ष यानी मान लिया जाता है। और एक साल में क्या होता है, हम लोग 1/4 दिन छोड़ देते हैं, फिर दूसरे साल में 1/4 दिन, फिर तीसरे साल में 1/4, फिर चौथे साल में 1/4, और इस प्रकार हम लोग 1/4 करके यानी इक्वल टू क्या हो जाती है, ये 1 आ जाता है। और चौथे साल में हम लोग इसमें 1 ऐड करके 366 दिन, और इसी को क्या कहा जाएगा यहाँ पे लीप वर्ष यानी ये कहा जाता है। तो इस प्रकार यानी यहाँ पे आपका ये जो परिक्रमण गति से रिलेटेड है, यहाँ की संकल्पना ये पूरी होती है। तो फिर नेक्स्ट वाली जो क्लास है हम लोग आगे देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड लाइन, इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।